हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इज गिवन। Auxiliary verbs are the words which are used before main verb, that is action, and help clear its time and sense. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शब्द है जो कि हम यूज करते हैं वर्ब्स मेन वर्ब से पहले। ठीक है, और वो मदद करता है क्लियर करने में टाइम और सेंस को। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होते हैं तथा उसके समय तथा भाव को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है महेश इज सिटिंग देयर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज यू डू नॉट प्ले, और इसी के सामने आपको और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं महेश विल सिट हेयर, यू कैन प्ले। ठीक है, नेक्स्ट वन डज शी वीप, नेक्स्ट इज मे आई कम इन। ओके, ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको दे रखा है, इंटरोगेटिव फॉर्म में एग्जांपल। नेक्स्ट वन ही हैज टेकन टी, ही मस्ट टेक टी। ओके, सो उपयुक्त वाक्यों में इज, विल, डू, कैन, डज, मे, हैज तथा मस्ट का प्रयोग मुख्य क्रियाओं से पूर्व किया गया है, यानी कि मेन वर्ब से पहले किया गया है इन सभी वर्ड का। ओके, इन अलग अलग ऑक्सिलरीज के कारण ही वाक्यों के अलग अलग समय में अलग अलग भाव पता चलते हैं। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है कि वाक्यों में जो अलग अलग समय है उनका अलग अलग भाव का पता चलता है, अलग अलग समय में हमें अलग अलग भाव का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा इज का यूज, महेश इज सिटिंग देयर, इज यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, जो कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि मेन वर्ब से पहले यूज किया गया। मेन वर्ब क्या है? सिटिंग। ठीक है, उससे पहले यूज किया गया है। जैसे इधर भी आप देख सकते हो महेश विल सिट हेयर, विल जो है मेन वर्ब सिट से पहले यूज किया गया, दैट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रियाओं के प्रकार। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रियाएं बोलते हैं, और सेकेंड वन है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हम हिंदी में वृत्तिवाचक सहायक क्रियाएं बोलते हैं। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आपको दिया है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें फर्स्ट वन है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं। टू बी के फॉर्म में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, हैव के फॉर्म में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में? दैट इज हैज, हैव, हैड। डू के फॉर्म में हम कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वर्ड? जैसे कि डू, डज, डिड। ओके, नाउ द सेकेंड इज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसमें हम कौन से टाइप के वर्ड यूज करते हैं? जैसे कि विल, शल, कैन, कुड। ओके, नेक्स्ट इज मे, माइट, वुड। नेक्स्ट वन शुड, मस्ट, आउट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के वर्ड हम यूज करते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन डिटेल, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सच ऑक्सिलरी वर्ब्स विच यूज विद मेन वर्ब हेल्प टू फॉर्म टेंस आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मतलब कि वो ऑक्सिलरी वर्ब जो हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, ठीक है, वो मदद करते हैं हमें फॉर्म करने में टेंस। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब जो किसी मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसका पूर्ण टेंस बनाने में सहायता करे उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बी, हैव तथा डू के भिन्न भिन्न रूप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि बी में कौन से वर्ड होते हैं यूज, हैव में, डू में। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट वर्ब्स बी का प्रयोग। बी के रूप प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम तथा पास्ट टेंस में was, were है। तो बी का जो रूप है प्रेजेंट टेंस में वो इज, आर, एम है। ओके, इज, आर, एम है और पास्ट टेंस में was, were है। ठीक है, बी क्रिया के रूप इज, एम, आर, was तथा were लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, बी के। और जब इज, आर, एम या was, were के बाद कोई वर्ब नहीं आता तो इस अवस्था में ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जब इनके बाद क्या नहीं आता है? इनके बाद कोई वर्ब नहीं आता है। ओके,
परंतु जब ये मेन वर्ब्स के साथ प्रयोग होते हैं तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। पर जब ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तब इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, क्योंकि वे मेन वर्ब्स को बनाने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको दिया गया है लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट आपको दिया एग्जांपल कपिल इज द मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इज जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो कि जोड़ रहा है कपिल और द मॉनिटर को। ओके, और आप यहाँ देख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको दिया है कपिल इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो आपका मेन वर्ब है, उससे पहले आपको दिया है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो कि है इज। ओके, जो कि बी फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज अरुण वाज अ प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वर्स है वो टू वर्ड्स को जोड़ रहा है, अरुण और अ प्लेयर को। ठीक है, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर अरुण वाज प्लेइंग अ मैच। तो प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, उससे पहले क्या है, वाज है, जो कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, सो हियर इन वाक्यों में इज और वाज लिंकिंग वर्ब्स है, ये लिंकिंग वर्ब्स थे। ठीक है, जबकि इन वाक्यों में इज और वाज हेल्पिंग स्लैश ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, ये हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ओके, नाउ टू बी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने में तथा पैसिव वॉइस में इनडेफिनाइट तथा कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने में होता है। तो टू बी का फॉर्म जो है एक्टिव वॉइस में या कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, या फिर ये पैसिव वॉइस में इंडेफिनाइट फॉर्म में द कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इज का यूज हुआ है। ओके, और ये क्या है आपका, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है ये आपका। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मदर वाज कुकिंग फूड। ठीक है, was यहाँ पर पास्ट टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट वन द टी इज ड्रंक। सो हेयर यू कैन सी, ये है आपका प्रेजेंट इनडेफिनाइट पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनाइट पैसिव वॉइस है ये आपका। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टोरीज आर बीइंग रेड। ओके, सो हेयर यू कैन सी, ये है आपका प्रेजेंट। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट द स्टोरीज आर बीइंग रीड। ओके, तो यहाँ पर आर यूज किया गया है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। नाउ द नेक्स्ट इज वर्ब हैव का प्रयोग। हैव के रूप प्रेजेंट टेंस में हैज तथा हैव और पास्ट टेंस में हैड है। हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस की एक्टिव तथा पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो हैव जो है, हैव के रूप यानी कि प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव फॉर्म में है। ठीक है, और हैव, हैज, हैव, हैड जो है इनका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिव तथा पैसिव वॉइस में होता है। इनके शब्द, इनके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो इनके साथ जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है एक्टिव वॉइस और यहाँ पर आपको दिया है पैसिव वॉइस। फर्स्ट वन विजय हैज लर्न द लेसन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैज का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में आप देख सकते हो द लेसन हैज बीन लर्न बाय विजय। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हैज का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, now next one is we have seen the Taj. Okay, the Taj has been seen by us. Next one, she had seen the picture. The picture had been seen by her. ठीक है, had been seen by her. Now next one, I had eaten the food. The food had been eaten by me. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो has, have, had का यूज और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। Now next is वर्ब डू का प्रयोग। डू के रूप में प्रेजेंट टेंस में डू तथा डज और पास्ट टेंस में डिड है। डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट में नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने में और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनाइट में नेगेटिव तथा या इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने में होता है। तो ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म करता है प्रेजेंट और पास्ट वन। ओके, सो इनके साथ क्रिया की आई फॉर्म आती है। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, आई फॉर्म आती है इसमें। ठीक है, तो इनके साथ बच्चों क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, पहली फॉर्म आती है क्रिया की। ओके, तो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है रवि डज नॉट रीड।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डस का यूज किया गया है, ठीक है। सिंगल पर्सन सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ डस का यूज किया गया है, और नॉट लगा दिया तो नॉट मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पर रीड वर्ड यूज किया गया है जो कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो यहीं पर इसी के सामने, रवि डिड नॉट रीड, ठीक है। डिड आपका पास्ट टेंस में बदल गया, ठीक है। यहाँ पर भी नॉट है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसकी है, वर्ब की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यू डू नॉट रीड, ठीक है। यू के साथ आप डू यूज करोगे, ओके। फिर आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म आपको वर्ब का दे रखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पास्ट टेंस में यू डिड नॉट रीड, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डज रिया डांस। अब देखो एक ही पर्सन है रिया तो डज यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में है ये, लास्ट में आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। डिड रिया डांस, ये पास्ट टेंस में हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, डू यू डांस, ये आपका हो गया डू, मतलब जो यू है उसके साथ आप डू का यूज करोगे, ठीक है। और ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो गया है, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। और पास्ट फॉर्म इसका हो जाएगा डिड यू डांस, ठीक है। तो आप देख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हिंदी में वृत्तिवाचक सहायक क्रिया बोलते हैं, ओके। द ऑक्सिलरी verbs which are used with main verbs and show feelings of heart are called modal auxiliary verb। मतलब कि वो ऑक्सिलरी वर्ब जो हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं और जो कि फीलिंग्स को शो करते हैं उन्हें हम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो किसी मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर मन के भाव को प्रकट करे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। मुख्य मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, मे, माइट, मस्ट तथा आउट टू, ठीक है। ये सभी क्या है आपके मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मोडाल्स, महत्वपूर्ण वृत्तिवाचकों का प्रयोग। सो फर्स्ट है आपका कैन तथा कुड। कैन सकना का प्रयोग जन्मजात स्वभाव, अर्जित योग्यता, सामर्थ्य या आज्ञा, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इनका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है अ कैट, जैसे कि स्टूडेंट आपको एग्जांपल दिया है अ रैट कैन कट क्लोथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैट की एबिलिटी बताई गई है, ठीक है। और ये एकदम प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू कैन गो होम नाउ। नेक्स्ट वन, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ओके। कुड का प्रयोग अर्जित योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य का भाव प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। जबकि जो कुड है उसका यूज हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और अभी हमने देखा कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पास्ट टेंस के एग्जांपल दिए गए हैं, यू कुड स्पीक इंग्लिश इन योर चाइल्डहुड, ठीक है। तो कुड का आप देख सकते हैं पास्ट टेंस फॉर्म में है। नेक्स्ट वन, द वुंडेड मैन कुड नॉट रन। नेक्स्ट वन, द टीचर कुड नॉट एडमिट मी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पास्ट टेंस के फॉर्म में है, और यहाँ पर आपको उनके पूरे फॉर्म भी बता रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन अर्जित योग्यता है, फिर दूसरा क्षमता है, फिर तीसरा अधिकार बताया गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नाउ द नेक्स्ट इज मे तथा माइट। मे तथा माइट स्वीकृति प्राप्त करने या संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए मे का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और माइट का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है मे आई कम इन सर, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकृति पाना यानी कि ऑर्डर, मतलब कि एक वो, मतलब कि किसी से अर्जी लेना कि मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड मे कम टूडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, संभावना शो कर रहा है कि मे बी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द डॉक्टर सेड दैट मोहन माइट वॉक हेयर। अब माइट क्या है, पास्ट टेंस में यूज किया गया है, ठीक है। माइट भी आपको स्वीकृति दिखा रहा है। नेक्स्ट वन, वी सेड दैट वी माइट गो ऑन अ टूर। सो ये आपका संभावना शो कर रहा है, ठीक है, और ये पास्ट टेंस में यूज किया गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज शल तथा शुड। फ्यूचर टेंस में शल का प्रयोग साधारण स्थिति में केवल आई या वी के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तथा आई तथा वी के अतिरिक्त अन्य सभी कर्ताओं के साथ शल का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में जो शैल का यूज है वो हम आई और वी के साथ करते हैं, पर जब हमें एकदम ऋण टाइप की जो चीजें हैं वो दिखानी होती है तो हम शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ नहीं करते, किसी और वर्ड्स के साथ भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है वी शैल टॉक टू यू ऑन मंडे, तो यहाँ पर एकदम साधारण भविष्य जो है वो चीज बताई गई है, फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट वन, आई शैल रीड द रामायणा, तो ये भी एक साधारण फ्यूचर टाइप का बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कविता शैल टॉक टू मी ऑन मंडे, तो ये एकदम दृढ़ निश्चय कर दिया कि हाँ वो बात करेगी मंडे को। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही शैल लीव आगरा, तो ये भी क्या है, एक दृढ़ निश्चय फॉर्म में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज शुड का प्रयोग परामर्श या नैतिक उत्तरदायित्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, या इनडायरेक्ट स्पीच में शल के स्थान पर शुड हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में शल के प्लेस में क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शुड का यूज जो कि परामर्श करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ही शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो यहाँ पर उत्तरदायित्व दिया गया है कि उन्हें ओबे करना चाहिए रूल्स ऑफ द रोड को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज विल तथा वुड, फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग साधारण स्थिति में आई तथा वी के अतिरिक्त शेष सभी कर्ताओं के साथ होता है, किंतु जब कर्ता का दृढ़ निश्चय प्रकट करना हो तथा आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ तो विल का यूज करते हैं, पर दूसरे वर्ड्स के साथ भी हम विल का यूज करते हैं, पर जब हमें दृढ़ निश्चय रखना हो तो हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है यू विल टॉक टू मी ऑन मंडे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विल का यूज है और यू के साथ है, तो ये तो साधारण भविष्य बता रहा है। फिर नेक्स्ट वन, द बॉयज विल रीड द रामायणा, तो ये भी एकदम फ्यूचर बता रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई विल टॉक टू यू ऑन मंडे, तो ये एकदम दृढ़ निश्चय शो कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ही विल गो टू आगरा, ये भी एकदम दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में विल के स्थान पर होता है तथा यह भूतकाल की आदतों को भी प्रकट करता है। ठीक है, तो इनका इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज होता है या फिर ये पास्ट टेंस को भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है he told me that he would not go to कानपुर। ठीक है, तो ये तो भूतकाल में भविष्य का बताया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज I would go to temple every Sunday, तो ये आपको भूतकाल में आदत बताई गई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में आवश्यकता, उत्तरदायित्व या चेतावनी का भाव प्रकट करने के लिए सभी कर्ताओं के साथ मस्ट का प्रयोग होता है। तो सभी कर्ताओं के साथ क्या होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वी मस्ट ईट टू लिव। ठीक है, और नेक्स्ट वन आपको दिया है ही मस्ट बी अ गुड सोल्जर। ठीक है, मतलब होना वो एक अच्छा सोल्जर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ही मस्ट बी अ गुड सोल्जर, तो इसका मतलब आपको दिया है वह अवश्य ही एक अच्छा सैनिक होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आउट टू का प्रयोग नैतिक उत्तरदायित्व का भाव प्रकट करने के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आउट टू का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वन है अ सन आउट टू सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, एक बेटे को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक फॉर्म में एक मतलब ऑर्डर फॉर्म में हो गया है। ठीक है, कि आउट टू मतलब करना ही चाहिए उसे। नाउ नेक्स्ट वन इज वी आउट टू लव आवर कंट्री। सो यहाँ पर भी आपको आउट टू का यूज किया गया है इस सेंटेंस में। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।